गोइंग टू रिकॉर्ड दिस। HCl इज एसिड, तो बेटा ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जाएगा। तो अगर ये एसिड है तो इसका ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। ठीक है बेटा, कॉन्जुगेट बेस है। अब आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि Cl नेगेटिव में इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है, Cl नेगेटिव में इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है, और ऑक्टेट पूरा हो गया इसलिए मैं इसको कह सकता हूं दिस इज स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, कह सकता हूं बिकॉज ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट। और अगर ये स्टेबल है तो ये नहीं चाहेगा कि किसी को लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, है ना, ये नहीं चाहेगा किसी को डोनेट करे। बेस क्या होते हैं, बेस की थ्योरी ये भी तो थी, लेविस बेस थ्योरी, कि जो डोनेट करें लोन पेयर्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर ये लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स देता है किसी को तो ये अच्छा बेस होता है, लेकिन ये दे नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट, तो इसका मतलब स्टेबल है। तो इसका मतलब ये क्या है, वीकर कॉन्जुगेट बेस है। दूसरी तरफ मैं बात करता हूं HCN की, अगर ये एसिड है तो H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव में टूटेगा। अब Cn नेगेटिव में तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है ऑक्टेट वगैरह का, ठीक है, तो मैं इसको अनस्टेबल कह सकता हूं। वहां पे स्टेबल इसलिए हुआ क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट हो गया, 288 कॉन्फ़िगरेशन आ गई है यहां पर। यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहां तो मॉलिक्यूलर थ्योरी पे बात करनी पड़ेगी, MOTs पे, जो कि फिर भी कुछ ना कुछ, ऑक्टेट बहुत बड़ी चीज होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू अगर बात करोगे तो स्टेबिलिटी इतनी आसानी से नहीं समझा सकते तुम। ठीक है, तो ये अनस्टेबल होगा, और अगर अनस्टेबल है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस बनेगा। भाई बेस वो होते हैं जो डोनेट करें, जो आसानी से डोनेट करें वो स्ट्रॉन्गर है, जो आसानी से नहीं करे वो वीकर है। आसानी से कब नहीं करेगा, जब वो स्टेबल हो गया हो किसी तरह से। तो अगर वीकर कॉन्जुगेट बेस है तो इसका एसिड क्या होगा, वीकर कॉन्जुगेट बेस हैव स्ट्रॉन्गर एसिड and stronger conjugate base have weaker acid. Weaker Hence acid. we can say that HCl is stronger acid than HCN, hydrocyanic acid. तो जब भी आपको एसिडिक नेचर समझाना हो आपको हमेशा उसके कॉन्जुगेट बेस के थ्रू बात करनी है। ऑलराइट, क्लियर है बेटा? क्योंकि अभी आपने रेजोनेंस वगैरह के बारे में इतना सीखा नहीं है, तो अभी मैं उस बातों को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर अब आती है, जैसे कि आपको बोल दिया जाए वाटर और इथाइल अल्कोहल में CCOH विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड। लेट्स सी, अगर ये एसिड है, अगर ये एसिड है तो ये बनाएगा बेटा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और अगर ये एसिड है तो ये बनाएगा H पॉजिटिव प्लस CCO नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बना, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बना। तो हमें बात करनी है स्टेबल और अनस्टेबिलिटी पे, कि कौन सा स्टेबल और कौन सा अनस्टेबल है। OH नेगेटिव जो है, OH नेगेटिव में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। आपने बेटा I इफेक्ट M इफेक्ट के बारे में पढ़ा है? पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। ऑलराइट, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे कि मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप, ये होता है मिथाइल ग्रुप CH3। ठीक है, अब देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है तो ये से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी, तो मतलब जो मिथाइल ग्रुप होते हैं ना वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं, कि उनके पास रिच अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो डोनेट कर सकते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब तो दो कार्बन ग्रुप जुड़ गए तो ये तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे। पहले से इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन मिल रहे तो ये बड़ी आसानी से नेगेटिव चार्ज को भगाएगा। तो इसका मतलब ये तो किसी भी हालत में स्टेबल नहीं है, इट इज अनस्टेबल बेस। और अनस्टेबल बेस आर Weaker acid. बताओ, वीकर बेस Weaker. स्ट्रॉन्गर बेस होंगे? Stronger base. दे आर स्ट्रॉन्गर बेस, और स्ट्रॉन्गर बेस Weaker acid. का वीकर एसिड बनेगा। अब यहां बात करते हैं, यहां तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, OH नेगेटिव था, ठीक है, और OH नेगेटिव स्टेबलाइज हो गया, इट्स अ स्टेबल बेस, ये स्टेबल बेस है। और अगर स्टेबल बेस है तो इसका मतलब इट्स अ वीकर कॉन्जुगेट बेस, और वीकर कॉन्जुगेट बेस का एसिड ये होगा H2O। तो वीकर कॉन्जुगेट बेस का एसिड कौन होगा? H2O, दैट मींस इट्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो वी कैन से दैट वाटर इज मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल। ये बात याद रखना। जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी तो इनका बिहेवियर वगैरह बहुत कुछ आने वाला है,
कि हाउ यू डिटेक्ट द एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल्स, वाटर एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ आएगा। चलो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, वाटर और H2CO3 में कौन ज्यादा बेटर एसिड है? लेट्स सी। अगर वाटर एसिडिक है तो ये बनाएगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और अगर ये एसिड है तो ये देगा H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन। ठीक है, गॉट इट? अब जरा बताओ कौन अच्छा एसिड है? देखिए बेटा, CO3 2 नेगेटिव की बात करूं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है थोड़ी सी, तो इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस आपकी स्टेबिलिटी बताता है, एंड ड्यू टू रेजोनेंस ये स्टेबल हो गया। तो मतलब ये बेस तो है, इस एसिड का ये बेस है, लेकिन ये बेस कैसा है? स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, तो इट्स अ स्टेबल बेस। और ऊपर वाले केस में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, इसके कंपैरेटिव, यहां रिलेटिवनेस पे बात हो रही है, तो इसके कंपैरेटिव कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो मैं इसको कहूंगा अनस्टेबल बेस। अनस्टेबल बेस, गॉट इट? तो अगर अनस्टेबल बेस है तो इसका मतलब स्टेबल बेस क्या होंगे? वीकर एसिड। तो वीकर कॉन्जुगेट, स्टेबल बेस आर वीकर कॉन्जुगेट बेस एंड अनस्टेबल बेस आर स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस। अनस्टेबल है तो फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रॉन देगा, यहां इसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो गए, तो रेजोनेंस है ही नहीं, मतलब नेगेटिव चार्ज रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी इधर डोल रहा है, तो देने के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है, गॉट इट? तो अगर स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस है तो स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस का एसिड जो होगा वो वीकर एसिड होगा, और वीकर कॉन्जुगेट बेस का जो एसिड होगा इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। तो इसका मतलब H2CO3 इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो अगर बेटा इन तीनों में ही कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक मेरे को मिला H2CO3, फिर मिला आपको वाटर, फिर मिला आपको अल्कोहल्स। कहानी समझ में आई? तुम्हें एक एसिडिक नेचर का एक ट्रिक देता हूं, जरा याद रखना। एसिडिक नेचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो एक सिंपल सा ट्रिक है, पिक बस बाबा, पिक बस बाबा, वाटर एंड अल्कोहल, और बोलो आ। समझो, पिक फॉर पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इज द मोस्ट एसिडिक, ये होता है पिक्रिक एसिड। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे, नॉमेनक्लेचर एंड एवरीथिंग। बस बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड होता है ये, दैट इज COOH। बाबा, यहां B से आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ठीक है। जैसे S से यहां पे सल्फोनिक एसिड भी आ जाता है, H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। फिर आ जाता है पिक बस बाबा, यहां पे एक वर्ड रह गया कैरी, कैरी, एक सेकंड इसको पूरा सही स्टेटमेंट लिखूंगा। एक छोटा सा ट्रिक बनाया था इसमें मैंने, और उसके थ्रू याद रख लेना, पिक बस बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल, और बोलो आ, 4 बार आ, ठीक है। पिक बस बाबा। अब बाबा में क्या आ गया? बाबा में कुछ नहीं आया, ये बाबा बकवास बाबा था। कैरी, कैरी में 2 चीज आ गई, कैरी में आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मतलब RCOOH, और आ गया आपके पास H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। फिर आ गया ऑल, ऑल में आ गया फिनॉल, फिर वाटर है H2O, फिर अल्कोहल है ROH, फिर 4 बार आ है। अब ये 4 बार आ क्या है समझो, पहले हैं अमाइन,
मतलब अमोनिया NH3, फिर है अल्काइन, अल्कीन, अल्केन। ये एक छोटी सी ट्रिक है। नाउ मैं बात करूंगा पहले मोनोबेसिक एसिड्स की। किसकी बात हो रही है? मोनोबेसिक। मोनोबेसिक। क्या होता है मोनोबेसिक एसिड्स? मोनोबेसिक एसिड लाइक HA, जिसके पास एक ही प्रोटॉन डोनेट करने की क्षमता हो। तो वी कैन से लेट अस HA एक एसिड है जो इसको एक्वस मीडियम में डाला गया और उसने एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया और बनाया H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। नाउ दिस A नेगेटिव इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस HA एसिड। तो वन कुड राइट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू। क्या होगी डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू इसकी? concentration of the H positive ion, concentration of the A negative ion upon the concentration of HA, and बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है तो concentration of water. As the water in excess, जो भी चीज एक्सेस में ली जाती है तो वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो this K will multiply with the concentration of water because water is taken in excess. तो it becomes H positive, A negative, HA. Now K और वाटर मिलके एक नया कांस्टेंट बन जाता है, वी कॉल्ड एज Ka. नाउ H पॉजिटिव अपॉन A नेगेटिव अपॉन HA. आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैंने वाटर क्यों लिया है। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज HA प्लस वाटर, इट विल गिव यू एट इक्विलिब्रियम H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। तो H जो वाटर होता है वो एक्सेस में लिया जाता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए। तो अगर कोई भी चीज एक्सेस में ली गई है तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है बेटा, और फिक्स्ड होगी इसका मतलब कांस्टेंट है। तो K इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड K क्या है? K जो होगा दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये सिर्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट है, लेकिन Ka क्या है? दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वंस अगेन K से स्टार्ट हुआ रहा है तो किस पे डिपेंड करेगा? ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बाकी किसी चीज पे और डिपेंड नहीं करता। क्या समझ में आई बात? तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो अगर कोई एसिड है तो उसका एसिडिक नेचर कैसे बताएंगे? एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू। उसकी Ka वैल्यू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और Ka वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है जी, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड होगा ये बात, ठीक है। और सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उस पर डिपेंड करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ HA की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अभी मैंने पीके वगैरह नहीं बताया तो अभी आप उसकी बात नहीं करूंगा। देखो जरा बेटा, अगर जितने ज्यादा प्रोडक्ट साइड में H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन आई, यहाँ पे देखते हैं जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन आए इसका मतलब उतना आसानी से वो टूटा, उस सॉल्यूशन में उतने ज्यादा H पॉजिटिव आयन हुए। और हमें पता है अगर किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन ज्यादा है तो इसका मतलब वो ज्यादा एसिडिक है। तो एसिडिक मतलब Ka value is directly proportional to H positive ion concentration and inversely proportional to HA concentration। बात समझ में आ गई? तो Ka वैल्यू को देखकर भी बात की जा सकती है कि कोई एसिडिक है या नहीं है, और K वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए ये बात कही जा सकती है, ठीक है। तो ये बात कह सकते हैं। नाउ अब एक और चीज हम बात करते हैं, अगर HA कोई एसिड है जिसको एक्वस मीडियम में लिया गया है तो वो मुझे H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव देता है, ठीक। और मैं यहां पे C डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज द कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर में, और अल्फा डिफाइन कर रहा हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, ठीक है। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इनिशियली कंडीशन पे इसकी कंसंट्रेशन C होगी, C मोल्स पर लीटर, इसकी 0 होगी। आफ्टर सम टाइम व्हेन द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड तो C में से C अल्फा मोल्स गए, तो इधर बना C अल्फा, इधर बना C अल्फा। तो वन कुड राइट इट्स K वैल्यू, इसकी K वैल्यू लिखी जा सकती है। K वैल्यू होगी H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन अपॉन A नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन अपॉन HA की कंसेंट्रेशन। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज C अल्फा डॉट C अल्फा C 1 माइनस अल्फा, कॉमन ले लिया मैंने,
or we can say Ka is equals to C alpha square upon 1 minus alpha. C से एक C कट गया, ठीक है। अब ये जो लॉ बना, दिस लॉ इज कॉल्ड एज ऑस्टवाल्ड डिसोसिएशन लॉ। इसे क्या कहा जाएगा? ऑस्टवाल्ड डिसोसिएशन। यहां से मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसे कहा जाता है ऑस्टवाल्ड डिसोसिएशन लॉ। बहुत ध्यान से समझना, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ था और एक ऑस्टवाल्ड डिसोसिएशन लॉ था। कब ये लगाना कब वो लगाना, बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ये तुम्हारे टीचर्स ने नहीं बताया होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। वहां पे अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते, लेकिन हर बार नेग्लेक्ट नहीं किया जाता। सो फॉर एनी मोनोबेसिक एसिड के ए वैल्यू जो बनी, दैट इज सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये बनी, ठीक है। नाउ अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से समझना। फॉर वेरी वीक एसिड, for very weak acid, alpha is very less than 1. जब बहुत ज्यादा very weak acid है तो अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी 1 से। डिसोसिएशन वैसे भी डिनोमिनेटर में है, तो बहुत ज्यादा वीक एसिड है तो इसका मतलब इसकी चांसेस हैं कि वो डिसोशिएट बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में हो। और अगर डिसोसिएशन नेग्लिजिबल अमाउंट में हुआ तो उस केस में डिनोमिनेटर टर्म में से हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा Ka is equals to C alpha square. कि we can neglect this. Now this is called as, इसे हमने नाम दिया था ऑस्टवाल्ड डिसोसिएशन लॉ, और इसे हम नाम देते हैं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये डाइल्यूशन लॉ है, ठीक है। अब एक और चीज, यहां से अल्फा निकाली जा सकती है। अल्फा इज अंडर रूट के ए अपॉन सी, लिखी जा सकती है या नहीं, ठीक है। तो ऑस्वाल्ड डिसोसिएशन लॉ लागू होता है फॉर डाइल्यूट एसिड्स, फॉर डाइल्यूट एसिड एंड बेस, और ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ लागू होता है फॉर वेरी डाइल्यूट एसिड्स एंड बेस के लिए। क्योंकि हम एसिड पे बात कर रहे हैं तो फिलहाल एसिड की बात होगी। इज इट क्लियर? अब किसे डाइल्यूट एसिड कहेंगे और किसे वेरी डाइल्यूट एसिड कहेंगे, ये एक सवाल उठता है। किसे डाइल्यूट कहना और किसे वेरी डाइल्यूट कहना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा याद रखना, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ तब लगेगा जब अल्फा की वैल्यू, ठीक है, 2% से कम हो, या फिर अल्फा 0.02 से कम हो। समझ में आ गई? आप किसी भी केस में देख लेना, अगर अल्फा की वैल्यू 2% से कम है या फिर 0.02 है, उससे बराबर या उससे कम है, तब बेटा आंख बंद करके लगा देना ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। लेकिन अगर वहां बोला गया क्वेश्चन के अंदर इट डिसोशिएट 40% डिसोशिएट हो गया, तो कभी भी भूल के ये कंसेप्ट लगा ही नहीं सकेंगे। हमें हमेशा यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के या फिर अल्फा की वैल्यू सॉल्व करनी ही पड़ेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं मेमोराइज करवा रहा हूं इसको। सो फॉर एनी एसिड, किसी भी एसिड के लिए, फॉर एनी एसिड, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कितनी होगी? C अल्फा के बराबर कह सकता हूं? देखो जरा, हमने एक बात कही थी, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन C अल्फा के बराबर होगा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरी बात बोली जा सकती है कि H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन C अल्फा के बराबर है, तो C अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी अंडर रूट Ka अपॉन C करके, तो C से C कटा और बन गया अंडर रूट Ka मल्टीप्लाई विद C। कह सकते हैं? कह सकते हैं या नहीं? बोलो बेटा। तो ये जो चीज है ये तो सबके लिए लागू होगा, लेकिन ये जो चीज है H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट Ka डॉट C, ये लागू होता है सिर्फ और सिर्फ कब? जब हम अल्फा की वैल्यू ऐसे रखें, और अल्फा की वैल्यू कब रखते हैं ऐसे? और वेरी डाइल्यूट एसिड, मतलब ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाएंगे तब, ठीक है। अब जरा यहां पे देखते हैं,
टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, माइनस लॉग ले लेते हैं बेटा, तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन हो जाएगा, और यहां पर माइनस लॉग ऑफ Ka.C की पावर हाफ हो जाएगी। दोनों तरफ माइनस लॉग ले लिया, अंडर रूट को माइनस हाफ कर सकता हूं, इस तरह से हाफ कर लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो माइनस लॉग लेने से तो ये तो हो गया बेटा पीएच, एंड नाउ दिस माइनस को अगर बाहर रखूंगा तो जरा सोचिए क्या हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग के फॉर्मूले याद है ना, लॉग ए मल्टीप्लाई बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एक्स, इन दो का यूज करेंगे फटाफट, तो माइनस यहां पे आ जाएगा हाफ, क्योंकि लॉग एक्स की पावर एन, और अंदर आ जाएगा लॉग के ए डॉट सी। अब लॉग ए मल्टीप्लाई बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो माइनस हाफ लॉग के ए प्लस लॉग सी लग सकता है। अब जरा माइनस को अंदर ले लेते हैं, तो माइनस प्लस हाफ लॉग सी नहीं होगा? क्या प्लस लॉग सी तो है बेटा, ये ऐसे है ऐसे, मैंने सिर्फ इसको ओपन किया फिलहाल, लॉग के अपॉन सी, हाफ अलग है। अब हाफ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने ये सिचुएशन आ जाएगा, लॉग के ए अपॉन टू, ठीक है, प्लस लॉग सी अपॉन टू, कह सकता हूं, अंदर ले लो बेटा इसको, ठीक है। तो जरा देखो माइनस को अगर मैं अंदर लेता हूं, या हाफ को बाहर ही रख दो, एक बार हाफ को बाहर रख दो और माइनस को अंदर लो, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ के ए, ठीक है, और माइनस लॉग ऑफ सी। अब माइनस लॉग ऑफ के ए किसी कांस्टेंट के साथ में आ जाता है तो वो बन जाता है पी, और इसे हम बोल सकते हैं दैट इज हाफ पी के ए, माइनस ये हो जाएगा, इसको चेंज नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन वेरिएबल होगा, तो ये इक्वेशन बन गई यहां से, ठीक है। तो मैं इसको आगे पेज पे ले रहा हूं, तो मेरे पास पीएच की वैल्यू आई दैट इज पी के ए अपॉन टू माइनस लॉग सी। ये इक्वेशन भी तभी लागू करेंगे फॉर वेरी डाइल्यूट एसिड्स के लिए या बेस के लिए, मतलब ऑसोल डाइल्यूशन लॉ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे लॉगरिथम का काम हुआ है, तो आपको लॉग्स में काम करना आना चाहिए, ठीक है। इवन दो आप के की वैल्यू इससे भी निकाल सकते थे, अगर आपके केस में देखो क्वेश्चंस दूंगा तब पता चल जाएगा कि कहां कैसे यूज करना है इनको। एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन यहां से भी निकाल सकते थे, अगर आप रूट में नहीं लेना चाहते हो, लॉग में लेना चाहते हो, तो सीधा सीधा यहां से बात कर सकते हो, दैट इज pH इज इक्वल्स टू pKa अपॉन 2 माइनस लॉग C अपॉन 2, इसके थ्रू भी बात कर सकते हो। यहां से सॉल्व करने के बाद यही वैल्यू आ रही है आपकी। तो ये सारे लॉ कब लग रहे हैं, ये तो सबके लिए अप्लाई होगा, इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल, लेकिन ये सारे कंसेप्ट लग रहे हैं फॉर वेरी डाइल्यूट एसिड्स के लिए, ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट एसिड्स। फॉर एनी बेस लाइक BOH, उसको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो एट इक्विलिब्रियम वो बनाएगा B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये एक्वस में ही है, ठीक है। तो वन कुड राइट इट्स Kb वैल्यू, अब Kb कैसे है, वाटर होगा तो K के साथ में मिल गया होगा, दैट इज कॉल्ड एज Kb वैल्यू। तो क्या बनेगा बेटा, B पॉजिटिव कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन BOH, ठीक है। सेम कहानी, वेयर Kb इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस एट इक्विलिब्रियम, एक नया कांस्टेंट आ गया, Kb इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस एट इक्विलिब्रियम, और ये भी K से स्टार्ट है तो ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा भैया। नाउ आगे की कहानी समझिए। नाउ फॉर एनी बेस लाइक BOH, और वो इक्विलिब्रियम पर है, B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो एट टाइम T इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियली लेट अस से C इज द कंसंट्रेशन, C मोल्स पर लीटर है, तो ये तो 0 0 होंगे। नाउ एट इक्विलिब्रियम
सी में से सी अल्फा मोल्स डिसोशिएट हुए तो इसका भी सी अल्फा होगा और इसका भी सी अल्फा होगा। तो एक चीज तो मुझे यहां से पता चल गई कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो होगी इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सी अल्फा। कंसंट्रेशन गिवन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, फटाफट से OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकल आएगी। माइनस लॉग लेंगे तो POH निकल आएगा, 14 से माइनस कर देंगे तो PH निकल आएगा। तो बहुत सारी चीजें पता लगी। तो KB की वैल्यू यहां से लिखी जा सकती है C अल्फा 1 माइनस अल्फा C, और वी कैन से KB इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये कौन सा लॉ बना? दिस इज ऑस्टवाल्ड डिसोसिएशन लॉ। ठीक है, फॉर डाइल्यूट या फिर बोलेंगे फॉर वीक बेस, ये वीक बेस के लिए बना। नाउ फॉर वेरी वेरी वीक बेस, अगर बहुत बुरा बेस है, फॉर वेरी वीक बेस है, तब क्या करें? तब अल्फा की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है, वेरी वेरी लेस देन 1। तो 1 माइनस अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड एज 1। सो इन दिस इक्वेशन C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा में से डिनोमिनेटर टर्म में गायब कर देंगे तो KB इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, ये बन जाएगा। और वी कैन से अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KB अपॉन C, कही जा सकती है। अब ये कब अप्लाई करना है? ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पर बात करनी है, और ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लागू करना है फॉर वेरी वीक बेस के लिए। और कब होगा वेरी वीक बेस? जब अल्फा की वैल्यू 2% से कम हो या अल्फा की वैल्यू 0.02 से कम हो भैया, तब बात करेंगे इस बात पे। आगे बात समझ में? तो कहानी ये बड़ी कि किसी भी एसिड और बेस के लिए हम लोग डाइल्यूशन थ्योरी पे बात करते हैं। डाइल्यूट बेस एसिड पे आपको सिर्फ बात करनी होती है कब? फॉर वेरी वीक एसिड एंड बेस। ठीक है, नाउ सी, तो कंप्लीट समरी एक बात देख लेते हैं कि अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो भैया C अल्फा के बराबर कर दें। पहला पॉइंट ये। अगर इस पे माइनस लॉग लूंगा, माइनस लॉग अगर बात करता हूं, माइनस लॉग ऑफ दिस KB पर बात हो जाए, माइनस लॉग ऑफ KB को PKB कहा जा सकता है, ये बात याद रखना। माइनस लॉग का मतलब होता है PKB, पावर में चला गया, P का मतलब पोटेंशियल, जैसे PH होता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज PH, वैसे माइनस लॉग ऑफ KB इज PKB, माइनस लॉग ऑफ K इज PKA। ठीक है, तो यहां से बेटा PKB की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं, log 1 अपॉन KB। ये सब फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। log KB इज इक्वल्स टू माइनस PKB कह सकता हूं, या फिर KB को लिखा जा सकता है 10 की पावर माइनस PKB, क्योंकि log का मतलब क्या सिखाया था आपको, log बेस 10 होता है, तो अगर KB निकालना है तो पावर में चला गया। पहला पॉइंट ये, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर कोई बेस है तो उसके लिए POH लिखा जा सकता है, तो POH का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, या इसको ऐसे बोल सकते हैं POH इज इक्वल्स टू log 1 अपॉन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, या फिर इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भैया log OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू, इस माइनस को वहां भगा दो, माइनस ऑफ POH। तो अगर मुझे सिर्फ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन चाहिए तो मैं क्या करूं, log को इधर ले आऊं, 1 अपॉन लॉग का मतलब 10, 1 अपॉन लॉग बेस 10 है तो बेस माइनस POH हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया एक और। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा अप्लाई करेंगे, काम खत्म करेंगे। KB निकालना है, PKB दे रखा है, फटाफट से 10 की पावर में कर देंगे। POH दे रखा है, OH निकालना है, फटाफट से ये काम कर देंगे। कंसंट्रेशन दे रखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आया समझ में? ठीक, नेक्स्ट, फॉर वेरी
फॉर वेरी वीक बेस, किसी भी वेरी वीक बेस पे कौन सा लॉ लागू करेंगे? ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ तब लगाना है जब आपके पास अल्फा की वैल्यू 2% से कम हो या फिर अल्फा की वैल्यू 0.02 से। एक बात तो रट गई होगी आपको। इस केस में हम KB जो निकालेंगे वो हमेशा C अल्फा स्क्वायर करके निकालेंगे। अल्फा जो निकालेंगे वो अंडर रूट ऑफ KB अपॉन C करके निकालेंगे। ठीक है। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर निकालनी है तो C अल्फा करके निकालेंगे। ठीक है बेटा। या फिर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर निकालनी है तो आप अंडर रूट ऑफ KB डॉट C भी कर सकते हो। अल्फा की वैल्यू पुट कर दो जरा यहां से, ये वाली चीज, दैट इज C मल्टीप्लाई विद अंडर रूट ऑफ KB डॉट C, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ KB डॉट C रूट में। फिर रूट सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो रूट सी कैंसिल होके C बन गया, C से C कट गया और अब वो अंदर आ गया। तो इक्वेशन ये दोनों बन गई, एक ये और एक ये। क्लियर हुआ बेटा या नहीं हुआ? ठीक है। और इवन दो अगर इस पे आप pH माइनस लॉग लेते हो तो यहां से बन जाएगा POH। POH की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, KB/2 माइनस लॉग C/2। तुम चाहो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो यहीं से काम कर सकते हो। मैंने क्या किया इस इक्वेशन में कि ऊपर वाली जो इक्वेशन थी उसमें दोनों तरफ माइनस लॉग ले लिया और सॉल्व करके देख लिया, और सॉल्व करके देखा तो मेरे को शॉर्ट इक्वेशन बन गई। इज इट क्लियर? So that's all for the theoretical portion now.